बोर्ड फिजिक्स का। तो लास्ट जो हमने सेशन में पढ़ा था वो पढ़ा था ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन के चलते जितनी बातें थी कि ग्रेविटी हम अगर डेप्थ में जाते हैं धरती के अंदर या हाइट पे जाते हैं तो किस प्रकार से बदलता है, या यूं पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा से हम किसकी ओर जाएं, पोल की ओर यानी ध्रुवों की ओर जाएं तो हमारे पास ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा हमने ये सीखा था प्यारे बच्चों कि अगर धरती अपने अक्ष पर चक्कर काटती है उसको हम 17 गुणा कर दें तो कौन सी जगह पर भारहीनता महसूस होगी। और चौथा केस हमने पढ़ा था कि विद एंगुलर सेक्शन यानी एंगुलर वेलोसिटी सेक्शन के साथ कि हर जगह ग्रेविटी कैसे बदलती है इक्वेटर टू पोल, ये भी हमने सीख दिया। उसके बाद हमने सीखा था प्यारे बच्चों सैटेलाइट के बारे में। दो तरीके के सैटेलाइट पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने स्टेशनरी जिसे हम जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, उसे हम पार्किंग सैटेलाइट का भी नाम देते हैं। उसके अलावा उसे नाम दिया जाता है तत्कालिक उपग्रह। तो तात्कालिक जो उपग्रह होते हैं वो हमारे पास किस तरह के होते हैं, वो आपके स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं और उनकी रोटेशन किसके साथ चलती है, अर्थ के साथ चलती है। जैसे अर्थ अपना एक रोटेशन जितने टाइम में पूरा करता है उतने टाइम में वो आपका सैटेलाइट भी एक चक्कर आपका रोटेशन टाइम अपना पूरा करता है और वो धरती के किसी एक फिक्स जगह पर क्या किया जाता है, स्टेशनरी किया जाता है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया जाता है, पार्किंग सैटेलाइट। दूसरा जो था वो था हमारे पास पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह, जिससे हम मौसम के पूर्वानुमान के बारे में पता लगाते हैं। उसको हम एक तरह से दीर्घकालिक उपग्रह भी कहते हैं। दीर्घकालिक नाम क्यों दिया, क्योंकि आगे का पता लगाना, जैसे क्या है हरियाणा में अब 6 तारीख को रेड अलर्ट किया गया मानसून के लिए, तो वो आपके पास एक पहले का अनुमान है। तो मानसून का जो पहले का अनुमान लिया जा रहा है वो किसके अंडर आता है, वो आपका पोलर सैटेलाइट के अंडर आता है। फिर हमने बताया था कि इनकी हाइट धरती से कितनी होती है, तो जो ज्यादा ऊंचाई के होते हैं वो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जिनकी हाइट लगभग 36,000 किलोमीटर या 35,830 से लेकर 36,000 किलोमीटर तक रखी जाती है। फिर सेंटर से भी बता दी। दूसरा पोलर सैटेलाइट की जो हाइट है वो 500 से लेकर 8800 किलोमीटर तक होती है। उसके अलावा हमने बात की थी किसकी, कि अगर उस सैटेलाइट को हमें धरती के साथ किसी ऑर्बिट में स्थापित करना है तो उसके लिए हमें एक वेलोसिटी देनी होती है, उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं उसे स्थापित करने के लिए। दूसरी हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज विल बी नेगेटिव। क्यों होती है नेगेटिव, क्योंकि जिस कक्षा में स्टेशनरी सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट चक्कर काटता है तो उसमें फोर्स कहां लगता है, आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल टाइप होता है। तो ये बातें हमने पढ़ दी थी प्यारे बच्चों। अब हम जो बात करते हैं लास्ट सेशन की, लास्ट सेशन में जो फॉर्मूला लिखा था हमने, एक तो बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी आपके पास किससे डिनोट की जाती है, बी डॉट ई फॉर सैटेलाइट, यानी बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए है, सैटेलाइट के लिए या प्लेनेट के लिए, कि जब सोलर सिस्टम में कोई भी प्लेनेट या आपके पास सब प्लेनेट दूसरे के अराउंड रोटेट होता है तब उन दोनों के बीच एक संबंध है किसका, एनर्जी का, उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी और हिंदी में उसको कहते हैं बंधन ऊर्जा। ये जो बंधन ऊर्जा है ये उन दोनों के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। वैल्यू क्या बताई थी आपको, v कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r, और इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या ली जाएगी प्यारे बच्चों, नेगेटिव, जिसमें g आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m आपके पास मास ऑफ अर्थ लेंगे यानी जिसके चारों ओर वो चीज घूमेगी, स्मॉल m क्या था, मास ऑफ सैटेलाइट था, और r उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। उसके बाद हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग से थोड़ा पहले हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़े थे केपलर लॉ, और मैंने आपको केपलर लॉ की प्रॉपर्टी भी बताई थी और ये भी बताया था कि जोन्स जो केपलर था उससे पहले उनके बारे में जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स जो दिए थे वो किसने दिए थे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है उसके बारे में, कि ग्रहों के गति के नियम या ग्रहों के कक्षीय नियम यानी एरियल वेलोसिटी का जो लॉ है, या आपके पास जो आवर्त काल का नियम है जिसे हम परिभ्रमण काल कहते हैं, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड कहते हैं किसी भी प्लेनेट का या किसी भी सैटेलाइट का इन सोलर सिस्टम।
तो उसके लिए जो तीनों लॉ थे, उनके लिए जो प्रिंसिपल थे, यानी ग्रहों के जो नियमों के प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, वो किसने दिए थे? सबसे पहले की बात आए तो सबसे पहले कॉइनिंग या डिस्कवरी जो थी वो किस बंदे की थी? तो वो थी टाइको ब्रे। उसके बाद एंट्री होती है किसकी? जोहान्स केपलर की। तो जोहान्स केपलर ने ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए भी ला दिया था, उसने ऑर्बिटल ला, दूसरा दिया था एरियल वेलोसिटी ला, तीसरा दिया था टाइम पीरियड है लो। वो हमने तीनों कर दिए लास्ट वीडियो में। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आपको दिया था प्यारे बच्चों, कि किसी भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है? जी आर ई स्क्वायर। आर ई का अर्थ है रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई और प्लस एच। ये जो एच ली थी ये क्या होती है? हाइट ऑफ प्लैनेट और स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी दूसरे प्लैनेट की भी हो सकती है या हमारे किसी सैटेलाइट की है तो जो धरती के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आर सीधा लिख दें तो वो ब्रह्मांड के लिए चला जाएगा। आर ई स्पेशल है तो ये धरती के लिए है, और एच यहाँ पे हाइट ऑफ क्या होगी? सैटेलाइट होगी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। अब वो एक केस देता है, वो केस क्या देता है कक्षीय वेग के लिए, कि अगर ये जो उपग्रह है ये धरती के बहुत नजदीक है तो इस चीज को किस में राइट डाउन किया जाता है? डायरेक्ट आर ई में, रेडियस ऑफ अर्थ में लिखा जाता है। तो यहां से जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी, यानी जो कक्षीय वेग आएगा, वो आपके पास क्या आएगा? जी आर ई का स्क्वायर, और बाय क्या रहेगा? आर ई। एक पावर से एक पावर कैंसिल कर दो, आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा प्यारे बच्चों? जी आर ई। ये हमारे पास क्या आ चुकी है? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ चुकी है। अब वो क्या कहता है आपसे? अब वो कहता है कि हम जो धरती से लॉन्च करेंगे किसके अंदर? या तो पीएसएलवी के अंदर, या एसएलवी के अंदर, या जीएसएलवी के अंदर। ये तीन व्हीकल है हमारे, तीन साधन हैं जो यहां से कोई चीज को उठाकर लेकर जाएंगे। तो उनके लिए एक ऑर्बिटल, एक कक्षीय वेग दिया जाएगा। वो कक्षीय वेग हमने जो दिया है वो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या रह जाए? कम। तो उसका रास्ता कैसा होगा और उसकी पोजीशन यानी स्थिति कहां होगी? दूसरा केस आता है कि अगर दोनों बराबर हों, जो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी और जो गिवन वेलोसिटी है, दिया गया वेग है, वो दोनों बराबर हैं, तो उसकी स्थिति क्या होगी और उसके चलने का रास्ता, पथ कैसा होगा? तीसरा केस आता है कि हमने जो वेग दिया है, वेलोसिटी दी है, गिवन वेलोसिटी ग्रेटर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि हमने जो वेग दिया है वो उस ऑर्बिटल कक्षीय वेग से ज्यादा हो जाए, तो उसकी स्थिति कहां होगी और उसके लिए रास्ता, ट्रेजेक्टरी यानी पथ कैसा होगा? तो ये तीन केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लेते हैं कि जो भी ग्रह, उपग्रह जो हमने छोड़ा है, कोई भी हमने सैटेलाइट जो छोड़ा है, उस कृत्रिम उपग्रह के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो दिया गया वेग यानी गिवन वेलोसिटी, कि जो दिया गया वेग है वो आपकी गिवन वेलोसिटी है। गिवन वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, और जो आपके पास उसके लिए धरती के चारों ओर जिस कक्षा में स्थापित होना है उसके लिए एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है जिसका नाम हमने रखा है कक्षीय वेग। कक्षीय वेग की वैल्यू आपके पास किससे डिनोट करते हैं? आप वी नोट। अब वो इन तीनों के इसके ऊपर तीन केस उठाता है। पहला जो केस टेक करता है कि वो लिखता है कि v इज लेस देन वी नोट, यानी हमारे पास जो दिया गया वेग है, आपके पास दिया गया जो वेग है वो कम है किससे? रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी से, यानी कक्षीय वेग से। तो आपके पास उस वस्तु की स्थिति कहां होगी? जैसे मान लो आपने धरती से कोई चीज क्या की है? लॉन्च की है रॉकेट के अंदर। तो रॉकेट के अंदर जो चीज लॉन्च की है वो आपके पास जहां पर जाकर ऑर्बिटल वेलोसिटी एक्वायर करेगी, तो उस ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए गिवन वेलोसिटी का डाटा आपके पास क्या है? लेस देन है किससे? ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो इसको स्थापित यहां करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन दी गई वेलोसिटी कम है, तो ये क्या करेगा? कुछ दूर जाकर फिर वापस धरती की ओर गिरेगा और इस स्पाइरल वे में गिरेगा, यानी आपके पास ये उस कक्षा में स्थापित नहीं होगा। तो इसका जो पथ है, पथ सर्पिलाकार होगा। पथ जो होगा वो कैसा होगा? सर्पिलाकार, नंबर 1। और नंबर 2, स्थिति अगर पूछे तो स्थिति क्या होगी? धरती की तरफ गिरेगा, यानी जो सैटेलाइट होगा या जो भी वस्तु होगी वो धरती की ओर गिरेगी।
धरती की ओर गिरेगी क्यों? क्योंकि हमने जो वेलोसिटी दी है वो उस रिक्वायर्ड वेलोसिटी से क्या है, कम है, तो इसलिए वो उस जगह पहुंच नहीं पाएगा, तो जिसके कारण वो उसकी कक्षा में स्थापित नहीं हो पाएगा। तो उसका पथ कैसा होगा? सर्पिलाकार स्पाइरल वे में नीचे आएगा। और किसकी ओर गिरेगा? वो धरती की ओर। तो पहली कंडीशन ये थी। दूसरा केस लिखता है कि आपके पास गिवन वेलोसिटी बराबर हो जाए किसके? ऑर्बिटल वेलोसिटी के। यानी जो दिया गया वेग है वो आपका दिया गया वेग किसके बराबर है? कक्षीय वेग के। तो दिया गया वेग अगर कक्षीय वेग के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने जो चीज धरती के साथ किसी जगह स्थापित करनी है, तो धरती के साथ किसी जगह अगर स्थापित करनी है तो वहां पर वो चीज क्या होगी? एक्यूरेटली स्थापित होगी। और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, यानी उसका जो पहले नंबर पे पूछा जाता है पथ कैसा होगा, तो पथ आपके पास वृत्ताकार होगा, नंबर 1। और नंबर 2 स्थिति पूछे कि उसकी स्थिति कहां होगी, पोजीशन कहां होगी, तो पोजीशन आपके पास वो चीज एक उचित कक्षा में क्या हो जाएगी? स्थापित हो जाएगी। यानी वो धरती के चारों ओर क्या करेगी? उस जगह से अब चक्कर काटने लगेगी। तो यानी जिस कक्षा में हमें किसी ग्रह को, उपग्रह को स्थापित करना है, तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, उसके बराबर क्या आ जाए? गिवन वेलोसिटी आ जाए, तो उस कक्षा में 101% स्थापित होगा। रास्ता कैसा होगा उसका? वृत्ताकार। तीसरा केस क्या आता है कि आपने जो वेग दिया है वो उस ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या आ जाए? ज्यादा। तो कैसा हो सकता है? तो आपके पास वो वस्तु या वो उपग्रह कक्षा में स्थापित नहीं होगा, नंबर 1। यानी उसका स्थिति का क्राइटेरिया पूछे तो वो क्या होगा? दूर चला जाएगा। यानी जिस जगह में स्थापित करना था, जिस कक्षा में हमें रोकना था, तो कक्षा से दूर चला जाएगा, ऑर्बिटल से दूर चला जाएगा, यानी उस ऑर्बिट से बहुत दूर हो जाएगा। और दूसरा रीजन याद रखना है कि उसका पथ कैसा होगा। पथ जो होगा वो दीर्घवृत्ताकार होगा, यानी इलिप्टिकल होगा। यानी अब जो उसका रास्ता होगा वो वृत्ताकार ना होकर कैसा हो जाएगा? दीर्घवृत्ताकार। और उसकी जगह कहां होगी? उस कक्षा से दूर चला जाएगा। तो ये 3 केस थे प्यारे बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी और गिवन वेलोसिटी के ऊपर। अब बात आती है कि अगर ये सैटेलाइट, ये जो उपग्रह हैं, ये धरती के बहुत ज्यादा नजदीक चक्कर काटे तो इनका कक्षीय वेग क्या होगा? कि उपग्रह अगर धरातल के नजदीक हो, अगर इनको हम धरातल के नजदीक ले लें तो इनका कक्षीय वेग क्या होगा? तो अब जो भी सैटेलाइट होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? यानी आपने उपग्रह छोड़ा, वो धरती के बहुत नजदीक चक्कर काटता है। ये आपको नजर आते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ही सांझ होती है, इवनिंग होती है और सूरज ढल जाता है, उसके बाद आप आसमान में जब हल्का अंधेरा हो तो तब देखना आपको कई चमकीली वस्तुएं चलती हुई नजर आती है तारों की तरह। वो आपके क्या सारे के सारे सैटेलाइट हैं। कोई चीज तो बड़ी चमकीली नजर आती है, कोई दूर छोटी चीज नजर आती है चलती हुई, तो वो आपके क्या है? सारे के सारे सैटेलाइट है। ज्यादा ऊंचाई पे चलता है वो आपके पास जियो सिंक्रोनस है, और कम ऊंचाई पे चलता है वो पोलर है। यानी पोलर आपका जल्दी चक्कर काटता है। अब वो पोलर सैटेलाइट अगर धरती के ज्यादा नजदीक है तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा? तो आपके पास है उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 7 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर 8 किलोमीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। एग्जैक्ट पूछे तो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड ली जाती है। और एग्जामिनर इसकी रेंज क्या देता है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो फिक्स वैल्यू क्या ली जाती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो उपग्रह धरती के ज्यादा नजदीक अगर कक्षा में बैठे हैं तो उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? 8 किलोमीटर पर सेकंड होगी। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि धरती से हमें क्या करना है? वस्तु को उसके गुरुत्वीय अक्षेत्र से पूर्ण रूप से क्या करना है? बाहर करना है। कि ये आपकी रॉकेट जैसे ही धरती से लॉन्च होगी तो वो आपके पास एक दायरा है इस धरती के चारों ओर, उस जगह से क्या होना चाहता है? बाहर होना चाहता है। तो धरती के चारों वो दायरा जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे और उससे बाहर ना जाने दे, वो उसका ग्रेविटी फील्ड है, यानी वो ग्रेविटेशन फील्ड है।
उस ग्रेविटी फील्ड या उस ग्रेविटेशन फील्ड से, उस गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाना है, तो उसके लिए हमें एक वेग प्रोवाइड करना होगा। इस रॉकेट को एक वेग देना होगा। उस वेग को हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का अर्थ है कि यहां से भाग जाए। एस्केप वेलोसिटी का अर्थ है भाग जाना, और भागने का अर्थ यहां का अर्थ है कि पलायन कर जाए। तो इसका नाम रखा जाता है पलायन वेग, कि वो वस्तु धरती के इस गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली जाए। तो उसके लिए एक वेलोसिटी दी जाएगी जिसका नाम एस्केप वेलोसिटी है। अब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट की जाती है? तो √2g और क्या लिखा जाता है? RE। यानी हमारे पास √2gRE होता है। तो ये वैल्यू किसकी होती है प्यारे बच्चों? आपके पास एस्केप वेलोसिटी की। और धरातल के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रॉकेट अगर धरती से दागी जाती है या छोड़ी जाती है, तो वो आपकी रॉकेट उसमें बैठी हुई किसी भी चीज को कहां ले जाती है? धरातल के उस गुरुत्व क्षेत्र से बाहर ले जाती है। तब उसका नाम रखा गया पलायन वेग, या हमने रखा एस्केप वेलोसिटी। वैल्यू क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो आपके पास चंद्रमा की है कि एस्केप वेलोसिटी फॉर मून, यानी मून सरफेस के लिए, तो वो कितनी है? तो मून की धरातल के लिए, ये तो थी धरती के लिए, और मून की सतह के लिए पूछे एस्केप वेलोसिटी, तो वो 6 टाइम क्या आपकी कम है। तो वैल्यू कितनी है? लगभग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अब आपसे पूछा जाता है कि अगर हम किसी वस्तु को चंद्रमा से दागें और पृथ्वी से दागें, तो किस जगह से वो आसानी से पलायन कर सकती है? तो जिस जगह गुरुत्व त्वरण का मान क्या है? कम, उस जगह से हम उस वस्तु को क्या कर सकते हैं? आसानी से पलायन करवा सकते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल क्या है? नहीं है। वो वहां से क्या कर चुका है? पलायन। क्यों कर चुका है? क्योंकि वहां का गुरुत्व त्वरण क्या है? धरती के मुकाबले 6 गुना कम है। अब बात आती है कि इसी पलायन वेग के चलते दो केस बनते हैं। कि नंबर 1 बनता है कि हमने जो वेग दिया है, कौन सा वेग? एस्केप वेलोसिटी, और वो उस रिक्वायर्ड वेलोसिटी के क्या है? इक्विवेलेंट। यानी दिया गया वेग हमारे पास क्या है? पलायन वेग के बराबर है। तो हमारे पास इसका पथ कैसा होगा? तो इसके लिए जो पथ है वो आपके पास कैसा होगा? परवलयाकार। यानी जब भी धरती से कोई भी वस्तु रॉकेट से छोड़ी जाती है तो उसका जो पथ होता है वो हमेशा कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक का अर्थ क्या है? परवलयाकार। यानी धरती से जब भी हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो इस तरीके से क्या करती है? अपनी ट्रेजेक्ट्री बनाती है, अपना रास्ता बनाती है। तो ये जो रास्ते की शकल होती है, ये शकल क्या कहलाती है? परवलयाकार, या इसे नाम दिया जाता है पैराबोलिक। तो हमारे पास धरती से छोड़ी गई या पलायन करने वाली कोई भी वस्तु होगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी है, और उसके बराबर हो दी गई वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, तो पथ कैसा होगा? पैराबोलिक। दूसरा, अगर हमने जो दो वेग दिया है उस वस्तु को और वो उस एस्केप वेलोसिटी से क्या है? ज्यादा, तो उसका पथ कैसा होगा और उसकी स्थिति क्या होगी? अब जो वस्तु हमने एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेग पे छोड़ी है तो उसका रास्ता अति परवलयाकार होगा। अति परवलयाकार। अति परवलयाकार का अर्थ होता है हाइपरबोलिक। यानी अब उस वस्तु का रास्ता या जो ट्रेजेक्ट्री होगी, पथ होगा, वो कैसा होगा? हाइपरबोलिक। तो यानी हाइपरबोलिक पाथ ट्रेजेक्ट्री होगी और धरती से क्या होगी? बहुत तेजी से बहुत दूर जाएगी। तो ये हमारे पास दो केस थे प्यारे बच्चों, किसके लिए? एस्केप वेलोसिटी के लिए, कि दिया गया वेग एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो पथ कैसा होगा? परवलयाकार और धरती से दूर जाएगी। और अगर दिया गया वेग इस एस्केप वेलोसिटी इस पलायन वेग से ज्यादा है तो उसका पथ कैसा होगा? अति परवलयाकार, हाइपरबोलिक, और वस्तु क्या होगी? धरातल से या धरती से बहुत दूर जाएगी। अब बात आती है हमारे पास, ये क्राइटेरिया था प्यारे बच्चों ग्रेविटेशन का, जो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ग्रेविटेशन के बाद हमारे पास जो टर्म आती है फिजिक्स के अंदर,
वो आती है प्यारे बच्चों वर्क, पावर एंड एनर्जी, कि हमारे पास वर्क, पावर और क्या पढ़नी है हमें, एनर्जी। तो इससे पहले थोड़ा हम एक केस पढ़ते हैं जिन्हें कहते हैं हम सदिश, क्योंकि वर्क के अंदर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, डॉट प्रोडक्ट ली जाएगी, यानी आपके पास अदिश गुणन जिसे कहते हैं वो किया जाएगा। तो उसके चलते हमें थोड़ी सी वेक्टर की नॉलेज होनी जरूरी है। तो हमारे पास कार्य, शक्ति और ऊर्जा, हमारा जो टॉपिक है वो है कार्य, शक्ति या सामर्थ्य भी कह सकते हो, और क्या है आपके पास ऊर्जा। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क, पावर और एनर्जी पहले पॉइंट में जो टैग मिलता है वो हम पढ़ते हैं थोड़ा सदिश, कि सदिश क्या है। सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों वेक्टर। इसमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं आपको, इसमें बस एक पॉइंट सीखना आपके पास कि सदिश लिखा कैसे जाता है। सदिश या वेक्टर हमने पढ़ा है कि वेक्टर क्या है, कि वेक्टर एक तरह से एक भौतिक राशि होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसके पास मात्रा होने के साथ साथ एक दिशा का भी संकेत दिया जाता है, यानी जिसके पास दिशा भी होती है, यानी दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मात्रा भी होगी और दिशा भी होगी, उसे हम सदिश कहेंगे। जैसे हमने बल की बात की थी, जैसे हमने त्वरण की बात की थी, जैसे हमने वेलोसिटी की बात की थी, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, ये कैसी क्वांटिटीज थी प्यारे बच्चों, सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी थी। अब हमें बात करनी है पहले कि किसी बिंदु से अगर हमें सदिश दर्शाना हो, कि किसी बिंदु के लिए सदिश दर्शाना क्या कहलाता है। तो किसी बिंदु के लिए सदिश यानी वेक्टर दर्शाना, वेक्टर रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है। तो बिंदु के लिए जो सदिश दर्शाना है उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति का अर्थ होता है प्यारे बच्चों पोजीशन, वेक्टर। तो स्थिति जो सदिश है उसे हम नाम क्या देते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर के लिए थोड़ा एक्सियल नॉलेज भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी खेल आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यानी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 3 एक्सिस के बारे में आप पढ़ते हो। आप लोग सिर्फ 2 ही पढ़ते हो प्यारे बच्चों, लेकिन वैसे कितनी होती है, 3। तो सदिश में हमें दोनों ही बातें करनी होती है, 2 डायमेंशनल एज वेल एज 3 डायमेंशनल। लेकिन जो सदिश है वो बेसिकली 3 डायमेंशनल होता है, याद रखना। तो तीसरी जो एक्सिस है वो कौन सी है, जेड एक्सिस। इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, 2 के नाम तो हर कोई याद रखता है, तीसरी का भी नाम याद होना चाहिए आपको, कि जो एक्स एक्सिस है इसे क्या कहा जाता है। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं प्यारे बच्चों एब्सिसा, कि जो आपकी एक्स एक्सिस होती है इसे नाम क्या दिया जाता है, एब्सिसा। वाई एक्सिस जो होती है इसे नाम दिया जाता है किसका, ऑर्डिनेट का। और जो तीसरी है हमारे पास जेड एक्सिस, इसे नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों एप्लीकेट का। जो तीसरी है ये याद नहीं रहती प्यारे बच्चों कि तीसरी जो जेड एक्सिस है इसका नाम क्या है। जेड एक्सिस का नाम एप्लीकेट है, अच्छे से याद रखना। अब हमारे पास एक्सिस के लिए जो सदिश होते हैं वो क्या होते हैं, यानी अक्ष। अक्ष कौन सा है, 3 अक्ष हैं, एक्स वाई और जेड। यानी इनको हम क्या कह सकते हैं, क्षैतिजीय, ऊर्ध्वाधर और अंदर। 3 होते हैं, एक क्षैतिज होता है एक्स एक्सिस, ऊर्ध्वाधर होता है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस अंदर की ओर। तीनों एक दूसरे के साथ कितने झुकाव पे होते हैं ये भी याद रखना। इन तीनों का एक दूसरे के साथ जो झुकाव होता है वो आपके पास कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जैसे आपके कमरे का कोना है, तो कमरे के जो कोने पर तीनों अक्ष एक साथ मिलते हैं, ध्यान से देखना, उन तीनों के लिए जो एंगल बना हुआ वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपके पास फिर कहता है कि एक्स एक्सिस के लिए जो सदिश लिखा जाता है, सदिश, सदिश का अर्थ है इसके लिए इकाई सदिश बोलता है, यानी एक्स एक्सिस के लिए इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। तो इसके लिए जो यूनिट वेक्टर है वो हम क्या लिखते हैं, आई कैप। और वाई के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप, और जेड के लिए यूनिट वेक्टर जो है वो के कैप। ये तो 3 हुए इनके इकाई सदिश जो इनकी दिशा बताएंगे। तो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमें क्या करना था, हमें बताना था कि किसी बिंदु के लिए
जैसे मान लो ये बिंदु है और इस बिंदु के लिए हमें क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर। इसको हम दिशा दे देंगे ये कि ओ, और ये क्या ले लिया हमने P, और इसके हमने 3 कोऑर्डिनेट लिख दिए x y और क्या लिख दिए z, निर्देशांक लिख दिए इस बिंदु के जो x y और क्या है z। तो हमारे 3 निर्देशांक है प्यारे बच्चों, x y और z हमने शो किए बिंदु के लिए। अब जब कभी भी एक बिंदु दिया हुआ है और उसका निर्देशांक कहां से लिया गया है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, तो वो आपसे पोजीशन वेक्टर यानी उसकी स्थिति सदिश पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ओ से किसकी तरफ जा रहा है, पी की तरफ। हो गया खेल पूरा, ओ से पी। एक आपका ओरिजिन है और दूसरा बिंदु दिया गया, तो बिंदु एक ही है, दूसरा ओरिजिन हो चुका। तो आपको उस बिंदु के लिए पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश लिखना हो तो आप उनके निर्देशांक को जोड़िए, क्या लगाकर, जैसे x लिख दिया तो वो किसके साथ आएगा, i के साथ। फिर आप जोड़िए, y लिख दिया, इसके साथ क्या आएगा, z, और फिर आपने क्या लिख दिया, z, और इसके साथ क्या लगाएंगे आप k। यानी x, y और जो z है इनको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जोड़ में करेंगे। हो सकता है माइनस की कोई चीज हो तो माइनस में भी आएगा, लेकिन ध्यान रखना पहले जोड़, माइनस अपने आप होगा, और इनके साथ क्या लगाना है, आई जे के। तो ये क्या बन जाएगा, उस बिंदु का, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप किसी बिंदु का सदिश बताइए, जैसे हमारे पास ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, और इसमें कोई पॉइंट दे दिया जाता है हमें, यहाँ पॉइंट दिया गया है आपको 2, 3 और 5। वो कहता है इस ओरिजिन से इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो पोजीशन वेक्टर जब भी निकालोगे प्यारे बच्चों तो आपके पास OP के ऊपर क्या लगेगा, एरो। ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। लिखेंगे कैसे कि जो इनके पहला बिंदु है, पहला निर्देशांक बिंदु का, उसको कहते हैं x का, उसके साथ I लगाना है, दूसरे के साथ J लगाना है, और तीसरे के साथ K लगाना है, और इनको जोड़ देना है। ये क्या बन चुका है, इसका स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। जैसे कह देता है कि इस जगह कोई बिंदु है, इस जगह को मान लेते हैं Q, और इसका क्या निकालना है, सदिश। बिंदु दिया गया है आपको जैसे 3, -4 और 6 ऐसे दे दिया। अब कहता है इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा आपका प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे OQ और एरो, मिल गया। अब आपने क्या करना है, पहले के साथ I लगाना है, दूसरे के साथ क्या लगाना है, J लगाना है, और तीसरे के साथ K लगाना है, और इनको जोड़ देना है। जो इनके निशान है, I के साथ प्लस का है, J के साथ माइनस का है, और इसके साथ है प्लस का। तो यानी ये क्या बन चुका है, इसका स्थिति सदिश। तो ये काम आएगा प्यारे बच्चों, हम जब भी फोर्स को लिखते हैं, मान लो ऐसे दे देता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, तो वो IJK में भी दे सकता है ऐसे कि फोर्स जो लग रही है वो 2IJ और +5K, और ब्रैकेट बंद करके क्या लिखता है पीछे, न्यूटन, ऐसे। तो ये आपकी जो फोर्स है वो किस रूप में आई है, ये आपकी वेक्टोरियल फॉर्म में आई है, वेक्टर फॉर्म में आई है, सदिश के रूप में आई है। इसी तरीके से वो लिख देता है विस्थापन, कि विस्थापन को भी सदिश में लिख देता है, ऐसे लिख देता है कि I + J और माइनस का K, और इसके पीछे यूनिट लिख देगा मीटर। तो मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से वेलोसिटी भी लिख सकता है, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा देगा और क्या लिखेगा 6I और प्लस क्या दे देगा J और -8K, और ब्रैकेट लगा के लिख देगा साथ में मीटर पर सेकंड। यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, IJK, मैग्नीट्यूड कौन बता रहा है, 6, 1, -8 और मीटर प्रति सेकंड में। तो ये वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी आ जाता है प्यारे बच्चों, कि जैसे I - J और प्लस क्या दे दिया जाए K, पीछे यूनिट जरूर होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखा होगा। तो ये आपकी कुछ क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां हैं, जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में, और साथ में क्या है इनके यूनिट। तो ऐसे लिखा जाता है। ये चीज अब काम आएगी प्यारे बच्चों जब हम बात करेंगे वर्क डन की। तो इतना ही बताना था, थोड़ा बता दिया हमने। जीरो वेक्टर भी होते हैं और